इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, डिफाइंड होगा पोलैरिटी के टर्म्स में। दो टाइप की पोलैरिटी, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेम पोलैरिटी चार्जेस विल repel each other, opposite polarity charges will attract each other. Symbol used for charges, capital Q or small q. If there are multiple charges then Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 etc. ठीक, उसके बाद यूनिट इसकी कूलम है ना। किसी भी बॉडी पे चार्ज होगा तो उसको अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अगर रखें तो वो फील्ड के कारण फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक, एक और डिवाइस आती है इलेक्ट्रोस्कोप, वो तुम लोगों को नहीं पढ़ना होता है, छोटी क्लासेस में है, लेकिन 7th या 8th में इसके बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप या सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। उससे हम पता करते हैं कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है। ठीक है, उसमें सिंपली दो प्लेट्स होती हैं, है ना, और एक कंडक्टिंग रॉड होता है। उस कंडक्टिंग रॉड में जैसे ही कोई चार्ज बॉडी टच कराएंगे तो सेम चार्ज जो है उन रॉड के थ्रू होते हुए दोनों पत्तियों पे आ जाएगा, दोनों लीव्स पे आ जाएगा। क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज होगा तो दोनों के दोनों लीव्स आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर रिपल्शन हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि वो ऑब्जेक्ट चार्ज था, नहीं हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि चार्ज नहीं था। ठीक, तो खैर अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है किसी भी पॉइंट का, सिंपली वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। अगर किसी चार्ज को रेफरेंस पॉइंट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने में 100 जूल का वर्क डन हुआ है और चार्ज का वैल्यू है मान लेते हैं 4 कूलम, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज कितना होगा, 25, है ना, 25 जूल पर कूलम। ठीक, यही वैल्यू उस पॉइंट पर पोटेंशियल कहलाएगी, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, जिसको कि कैपिटल V से इंडिकेट करते हैं, और यूनिट इसकी क्या होती है, जूल पर कूलम्ब होती है या फिर वोल्ट होती है। ठीक, क्लियर है। अगर दो पॉइंट्स के बीच में 200 जूल का वर्क डन करना पड़ रहा है, कितना, 200 जूल का, और चार्ज जो हम कैरी कर रहे हैं वो 5 कूलम का कैरी कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इस केस में क्या होगा, दोनों पॉइंट के बीच में 200/5 कितना आएगा आंसर, 40। तो ये वैल्यू जो होगी वो देगी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस कहें या सिंपल पोटेंशियल कहें, है दोनों सेम चीज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक, यूनिट क्या होगी, जो इसके फॉर्मूला है उसी के अकॉर्डिंग होगी। वर्क डन बाय चार्ज है तो वर्क डन का यूनिट हुआ जूल, चार्ज का यूनिट हुआ कूलम, तो जूल पर कूलम। ठीक, और अगर 1 जूल का वर्क डन लग रहा है ना, तो 1 जूल पर कूलम जो कहलाएगा दैट इज 1 वोल्ट। ठीक, पोटेंशियल क्या होगा या पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, V इज इक्वल्स टू W/Q। ठीक, W क्या है, वर्क डन है, Q क्या है, वो चार्ज है जिसको हम मूव करा रहे हैं। ठीक, ये सिंपली मान लो मुजफ्फरपुर से पटना जा रहे हैं, 100 लोग जा रहे हैं और 100 लोगों को पटना ले जाने में 1 लाख का खर्चा लगा, तो पर हेड कॉस्ट कितना पड़ा, 1 लाख को 100 से डिवाइड कर देंगे, है ना, तो वो वैल्यू क्या होगा, दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस या सिंपली पोटेंशियल ऑफ पटना विथ रिस्पेक्ट टू मुजफ्फरपुर, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पटना एंड मुजफ्फरपुर। ठीक, बस बोलने का एक लहजा बदल जाता है इसमें। अब जब वर्क डन पर यूनिट चार्ज की बात हो गई, चार्ज के मूवमेंट की बात हो गई, तो धीरे से आ जाता है कंसेप्ट इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सिंपली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर Q अमाउंट ऑफ चार्ज T टाइम में फ्लो किया तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कितना होगा, Q/T। 100 कूलम का चार्ज अगर 10 सेकंड में फ्लो किया तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कितना होगा, 100/10, कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। ठीक, 10 क्या, कूलम्ब पर सेकंड, इसी को हम एम्पियर भी बोलते हैं।
तो सिंपली हम 10 एम्पियर भी बोल सकते हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक, यूनिट हो गई इसकी एम्पियर, है ना। और सिंबल हम यूज करते हैं कैपिटल आई या फिर स्मॉल आई, ठीक। अब यहीं से हम पहले बात कर लेते हैं मटेरियल की, ठीक। वैसा मटेरियल जिससे चार्जेस इजीली फ्लो हो सकें, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, उनको हम क्या कहेंगे? कंडक्टर। तो चार्ज का फ्लो क्या माना जाता है? करंट। तो वैसे मटेरियल जिनसे इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो करे, दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टर, ठीक। और जिससे ना फ्लो करे, इंसुलेटर, जैसे रबड़, प्लास्टिक, ठीक है। अब जैसे ही कंडक्टर से चार्ज फ्लो करेगा, जब हम कंडक्टर के दोनों एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, वोल्टेज की सप्लाई देंगे। वोल्टेज की सप्लाई देते ही जैसे ही चार्जेस एक एंड से दूसरे एंड तक फ्लो करेंगे, तो करंट का फ्लो होता हुआ माना जाएगा। तो इन चार्जेस को कंडक्टर से या वायर से फ्लो होने में कुछ रुकावट मिलेगी, ठीक। उसी को हम नाम दे देते हैं रेसिस्टेंस। कैपिटल आर से इंडिकेट होता है और यूनिट क्या होती है? ओम, ठीक। अब है कि ये रेसिस्टेंस बढ़ेगा अगर वायर की लेंथ बढ़ेगी, रेसिस्टेंस घटेगा अगर वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? बढ़ेगा। रेसिस्टेंस घटने की बात हो रही है ना, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाना होगा, ठीक। तो रेसिस्टेंस एक तरह से समझ सकते हैं हम सिंपली ट्रैफिक से, कि अगर सड़क ज़्यादा चौड़ी है तो उसमें ट्रैफिक कम होगा, क्योंकि गाड़ियों को चलने के लिए ज़्यादा जगह मिलेगी, ठीक। और अगर सड़क अगर पतली होगी तो क्या होगा? हमेशा जाम लगेगा, मीन्स वहाँ रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक। तो रेसिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। यहीं से जब हम मॉडिफाई करते हैं तो R इक्वल्स टू रो L बाई A आता है, जहां रो क्या होता है? रेसिस्टिविटी होती है, जो सिर्फ दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, वर्किंग टेम्परेचर पे और मटेरियल ऑफ वायर पे या कंडक्टर के। लेकिन रेसिस्टेंस चार चीज़ों पे डिपेंड करता है। कौन कौन पे? मटेरियल पे, टेम्परेचर पे, लेंथ पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, ठीक। इसमें कोई दिक्कत? अब जब करंट पढ़ लिया, वोल्टेज पढ़ लिया, रेसिस्टेंस जान गए, तो इन तीनों के बीच में रिलेशन डिफाइन कौन सा लॉ करता है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि जब किसी कंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज सप्लाई करेंगे जिसके कारण करंट फ्लो होगी, तो वो दोनों आपस में प्रोपोर्शनल होगा। फ्लो होने वाली करंट प्रोपोर्शनल होगी अप्लाइड वोल्टेज के, I प्रोपोर्शनल टू V। यहीं पे फिर जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, इक्वल टू का साइन आएगा, तो रेसिस्टेंस अपीयर हो जाएगा एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो हमको फॉर्मूला मिलता है V इज इक्वल्स टू IR, ठीक। यहीं से फिर हम I इज इक्वल्स टू V बाई R करते हैं, या फिर R इज इक्वल्स टू V बाई I करते हैं, ठीक है। तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या हो गया? V इज इक्वल्स टू IR। और ओम्स लॉ होता क्या है? I प्रोपोर्शनल टू V, ठीक। करंट जो फ्लो हो रही है वो प्रोपोर्शनल होगी अप्लाइड वोल्टेज के, ठीक है। फिर हम धीरे से बात करते हैं सीरीज और पैरेलल कनेक्शन की। अगर हमको ओवरऑल रेसिस्टेंस बढ़ाने की ज़रूरत है, तो हम नंबर ऑफ रेसिस्टर्स को कैसे जोड़ेंगे? सीरीज में जोड़ेंगे। उस केस में जो ओवरऑल रेसिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा, उसका वैल्यू क्या होगा? सिंपली R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस सो ऑन, है ना। और अगर इक्वल वैल्यू के रेसिस्टर्स हैं तो किसी एक रेसिस्टर की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ रेसिस्टर्स से। जैसे अगर 10 रेसिस्टर्स 10 रेसिस्टर्स 2 ओम के हैं सीरीज में, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे मिलेगा? 10 इंटू 2, है ना। 10 हो गया n की वैल्यू और r का वैल्यू हो गया 2, तो 10 इंटू 2 कितना? 20 ओम, ठीक है। अब अगर हमको ओवरऑल रेसिस्टेंस घटाने की ज़रूरत है, तब हम कैसे कनेक्ट करेंगे? पैरेलल में।
उस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस सो ऑन। यहां अगर इक्वल रेजिस्टेंस हो जाएगा तो फॉर्मूला हो जाएगा R/N, है ना। ठीक, जैसे यहां वही पुराना एग्जांपल लो कि 10 रेसिस्टर्स लिया हमने 2 ओम का पैरेलल में, तब क्या होगा, तो यहाँ N क्या है, 10 है, R क्या है, 2 है, तो फॉर्मूला है R/N, तो क्या हो जाएगा 2/10 मतलब 0.2 ओम। ठीक, ठीक है। तो यहीं से एक और चीज आती है कि सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है उसकी वैल्यू सबसे बड़े वाले रेसिस्टर से भी ज़्यादा होगी, और पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा उसकी वैल्यू इक्विवेलेंट वाले की सबसे छोटे वाले रेसिस्टर से भी छोटा होगा। ठीक है। और फिर लास्ट में क्या आता है, इलेक्ट्रिक पावर का कंसेप्ट और फिर एनर्जी का कंसेप्ट। पावर क्या होता है इलेक्ट्रिक, सिंपली वोल्टेज अप्लाइड और करंट ड्रॉन दोनों का प्रोडक्ट V इंटू आई है ना होता है। पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट, और 746 वॉट इज इक्वल्स टू 1 HP हॉर्स पावर, है ना। V की वैल्यू अगर हम ओम्स लॉ से रिप्लेस करें कौन सी, I इंटू R, तो यही फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा I² R में। और अगर I का वैल्यू रखें V/R, तब यही फॉर्मूला किस में मॉडिफाई होगा, V²/R में। ठीक है। तो पावर के कितने फॉर्मूले, VI, I²R और V²/R। ठीक, और फिर पावर को सिंपली टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में या हीट में। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी या हीट क्या फॉर्मूला होगा, या तो पावर इनटू टाइम, टाइम लेंगे हम हमेशा सेकंड में, ये याद रखना। ठीक, क्योंकि टाइम का ऐसा यूनिट या स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड होता है। ठीक है। तो पावर इनटू टाइम या VI इंटू टाइम या I²R इंटू टाइम या फिर V²/R इंटू टाइम। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। एनर्जी की यूनिट कितनी होगी, जूल। ठीक, और फिर यहीं पे एक यूनिट आता है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या चीज, kWh, किलो वाट आवर। ठीक है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू हाउ मच जूल, 36 इंटू 10⁵ या फिर 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक, और बिजली बिल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो पहले डिवाइस का जो पावर है वॉट में और डिवाइस जितनी देर चलता है आवर्स में, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, वॉट आवर मिलेगा। ठीक, ये काम सभी डिवाइस के लिए करेंगे। फिर सबको क्या करेंगे, ऐड कर देना है, तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल वॉट आवर मिल जाएगा पर डे का। ठीक, क्लियर है। और अगर नंबर ऑफ डेज के लिए पूछ रहा है तो उतना नंबर ऑफ डेज से सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर क्या करना है, 1000 से डिवाइड करेंगे ताकि ये किलोवाट आवर में कन्वर्ट हो जाए। तो जितना किलोवाट आवर होगा उतनी ही यूनिट होगी। मतलब अगर 36 किलोवाट आवर आया आंसर, तो 36 जो है वो यूनिट उठेगा। तो अगर एक यूनिट का दाम है 1 रुपया, तो 36 यूनिट का कितना हो जाएगा, 36 इंटू 1। अगर 2 रुपीज़ होता तो 36 इंटू 2, है ना। इस तरह से इलेक्ट्रिक बिल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है। तो एक बार पूरा दिन तो फ्री रहेगा, तो एक बार अब करंट वाला चैप्टर भी रिवाइज कर लेना, स्पेशली आशी। ठीक है।